जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी इस नई वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस का क्या सिलेबस होता है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है या यूपीएससी को प्रिपेयर करना चाहता है या वो प्रिपेयर कर रहा है, बट अगर उसके दिमाग में अपने सिलेबस के में जितने भी टॉपिक हैं उसकी क्लियरेंस नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, और जिस तरीके से मैं इन सिलेबस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, और कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं आप लोगों को अलग से सजेस्ट करूंगी नोट करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है अपने यूपीएससी का। तो पहले हम देखते हैं कि इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब आपको मिलेगा क्वेश्चन और उसको लिखना होगा, उसको आपको उसका आंसर प्रॉपर लिखना होगा, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा प्री का सिलेबस होता है वो कैसा होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 या 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे, उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। बट मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। मेंस एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, सब्जेक्टिव नेचर है। मतलब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और उसका आपको प्रॉपर आंसर 1 से 1.5 पेज में लिख के देना पड़ेगा, या कभी कभी आधे पेज में भी, जैसे जैसे वर्ड्स की डिमांड हो। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम ये देखेंगे कि ये टोटल कितने पेपर को कंसिस्ट करता है। तो टोटल 9 पेपर को कंसिस्ट करता है अपने अंदर, जो हमारा यूपीएससी का एग्जामिनेशन है। ओके, चलिए थोड़ा सा अपना पेंसिल का बढ़ा लेते हैं थिकनेस, आगे देखते हैं। पहला तो नहीं है, मतलब पहला ही मान लीजिए इसको, लैंग्वेज और एसे, दो ऐसे पेपर होते हैं जो पहले होते हैं, जिसमें कि हमें एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का देना पड़ता है, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। और ये होते हैं क्वालिफाइंग। क्या नेचर होता है इनका, क्वालिफाइंग होता है नेचर। दूसरा होता है अपना इंडियन लैंग्वेज। दूसरा क्या होता है, इंडियन लैंग्वेज, ये भी क्वालिफाइंग है और 300 मार्क्स का होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना एसे राइटिंग। एसे राइटिंग हो गई अपनी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्वालिफाइंग नहीं है। इसमें आपको मार्क्स लाना होता है, क्योंकि इसके मार्क्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में जुड़ते हैं। और कुछ लोग अगर ऐसे अच्छा लिख पाते हैं तो उनकी रैंक भी अच्छी आ जाती है। ये 250 नंबर के होते हैं। तो पहला तो हो गया 3, कि एक होगा लैंग्वेज का पेपर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और दोनों पेपर क्वालिफाइंग है। 300 नंबर के होते हैं। इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसका आपको आंसर देना रहता है, और इसमें बेसिकली ज्यादातर लोग क्वालिफाई हो ही जाते हैं। इसमें ये इतना बड़ा इशू है नहीं। ये अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप करेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देन आता है एसे का पार्ट। हम समझ लिए हैं कि एसे में अपने 2 टॉपिक हमें मिलते हैं एसे लिखने के लिए, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं, और इसके जो नंबर हैं वो हमारे फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब जनरल स्टडी की बात आ गई, क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी का पूरा एग्जाम जो डिपेंड है वो जनरल स्टडी पे ही डिपेंड है। और ये कितने पेपर को कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है 4 पेपर को। कितने पेपर को, 4 पेपर को। पहला पेपर क्या है, पहला पेपर है जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी मतलब पहला पेपर क्या है, चारों पेपर जनरल स्टडी के ही हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। तो जनरल स्टडी का जो पहला पेपर है उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। तो उसमें देखिए, पहले तो रहेगा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, है ना। तो पहला चैप्टर यही रहेगा आपका कि इंडिया का हेरिटेज कल्चर रहेगा, और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, है ना। तो हिस्ट्री रहेगी, और फिर जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड रहेगा, जियोग्राफी इंडिया का रहेगा, और वर्ल्ड की जियोग्राफी रहेगी, और सोसाइटी रहेगा। सोसाइटी का टॉपिक रहेगा कि सोसाइटी में भी क्या हो रहा है, कैसे विमेन की हालत है, कैसे बच्चों की हालत है, कौन वल्नरेबल ग्रुप कैसे हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। आगे हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पेपर आएगा वो है सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है गवर्नेंस। गवर्नेंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देन पॉलिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल जस्टिस एक अलग टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, IR इज द पार्ट ऑफ द सेकेंड पेपर ऑफ द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और ये एग्जाम होता है 250 मार्क्स के। चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, और एक हमारा एसए का पेपर। इन पांचों पेपर को मिला के हमारा तय होता है मेंस में क्या हमारी रैंक है वो, है ना। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पेपर है, वो थर्ड पेपर क्या कंसिस्ट करता है? थर्ड पेपर में कंसिस्ट होती है अपनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 250 नंबर। ओके, तो इकोनॉमी मेन टॉपिक जो है इसमें ये आ जाता है। मृणाल सर की वीडियो आप लोग देख लीजिए, उनके क्लास जो हैंड आउट होते हैं वो देख लीजिए, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बाकी आप इंडिविजुअल स्वतंत्र हैं, मैं किसी भी का यहाँ किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे कहीं से कोई पैसा रुपया नहीं मिल रहा है भाई। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे एक्सेप्ट करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप खुद रिसर्च करिए, फिर 3-4 साल रिसर्च करने में लगेंगे, उसके बाद आप फिर वीडियो बनाइए, है ना, क्योंकि तब तक तैयारी का समय तो निकल जाएगा। आगे देखिए टेक्नोलॉजी, फिर ये है टेक्नोलॉजी का चैप्टर। देन आता है अपना डेवलपमेंट, देन आता है बायोडाइवर्सिटी, फिर इन्वायरमेंट का टॉपिक आता है। इन्वायरमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को शंकर IAS का नोट्स पढ़ने के लिए। बाकी तो आप स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए, कि आप जिसका चाहें उसका कर सकते हैं। आजकल तो अपना PW विजन IAS ये सारे और अनअकैडमी पे भी बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए अपनी ये सिक्योरिटी का टॉपिक आएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट का आएगा। 250 मार्क्स का होगा और 250 मार्क्स इसमें आपको लाना, मतलब 250 मार्क्स में आपको अच्छे मार्क्स लाना रहेंगे अच्छे रैंक लेने के लिए। 4 पेपर आ जाता है हमारा जनरल स्टडी पेपर 4, सबसे इजी पेपर इथिक का पेपर होता है। ये तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर लेना तो भी ये वाला पेपर क्वालिफाई हो जाता है। ये इतना इजी पेपर हो, इजी इन द सेंस कि अगर आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल ठीक है तो, नहीं तो किसी किसी को यही, मतलब मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको ये पेपर टफ लगा हो। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही, मतलब ठीक ठाक पेपर है। हमें कोशिश करनी है ये अपने 3 पेपर पे ज्यादा ध्यान देने की, क्योंकि 3 पेपर ये हमारा ऐसा है ना जिससे प्री में भी बहुत सारे, मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस 3 टॉपिक। ओके, और इथिक्स से तो कोई प्री में इतना ज्यादा इसका मतलब नहीं रहता। सी सेट में हालांकि रहता है कुछ हद तक, अगर हम देखें तो सी सेट में इथिक पेपर का थोड़ा बहुत जो डिसीजन मेकिंग वगैरह वाला चैप्टर होता है ना, उसमें थोड़ा इसका इन्फ्लुएंस रहता है, बट इतना ज्यादा भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता है कि हम इसको पूरा 1 साल पढ़ें। इसको आप 10-15-20 दिन पढ़ के भी अच्छा मार्क्स इसमें ला सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल पेपर के। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में आपको 2 पेपर मिलेंगे, उस वो एक पेपर और फिर दूसरे पेपर में डिवाइड रहेगा आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। ओके, मतलब जो भी आप लीजिए, पॉलिटी लीजिए, IR लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, जो भी लीजिए, उसमें 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। हम यहाँ आज अपने ऑप्शनल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में अलग अलग फिर सब्जेक्ट हैं, फिर उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस है, तो वो उसमें हम नहीं जाएंगे। हम आज देख रहे हैं पूरा GS का पेपर। अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक ऑप्शनल पेपर की का फुल डिटेल चाहिए और उसके सोर्सेज क्या क्या लगेंगे वो चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर हम देखते हैं कि उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाएँ और उस पर अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ और आप लोगों को अच्छा सोर्स प्रोवाइड करवा पाएँ, है ना। ऐसा चलिए आगे देखते हैं। तो हम अब देखेंगे कि जो हमारा जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। अब हम इसको देखो, अब हम इसको ना थोड़े से अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से देखेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या कहानी आती है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत होती है। देखिए ये बहुत हेल्पफुल है एकदम बिगनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होता है UPSC CSC, क्या होता है सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। बाकी जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको भी अगर सिलेबस की पूरी अच्छे से क्लियरिटी नहीं है, हालांकि पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाती है, लेकिन अगर उनको इसके क्लियरिटी नहीं है तो आप इस चीज को देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं इस टॉपिक पे जो UPSC सिलेबस का टॉपिक है, इस पे मुझे लगता है कि मैं YouTube पे पहला ऐसा वीडियो डाल रही होंगी जो इतना इलेबोरेटेड और एक्सप्लेन तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि नहीं भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ इसमें जो जो भी टॉपिक का मैं नाम ले रही हूँ, जिसको जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि वही पढ़ना है। फिर ये नहीं कि हम पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ पढ़ते पढ़ते चले गए, मेन सिलेबस अपना पूरा ही नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के आप लोग को पढ़ना है। चलिए जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर है इसमें इंडियन हेरिटेज आता है। पहला जो टॉपिक है वो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ये फर्स्ट पेपर की बात हो रही है। पहले पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, और फिर पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री, और फिर पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड,
और फिर पढ़ना पड़ेगा सोसाइटी, है ना। अब देखिए, अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार हम सिलेबस इतना डीपली जान के क्या ही कर लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो अगर आपको सिलेबस पता है ना, अगर आपको पॉइंट पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट तरीके से चीजें पता है ना, तो आप ये कर सकते हैं कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या जब कोई आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जब कोई ऐसा रैंडम इंटरव्यू सुनेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार आपको आपके लिए जो आजकल वोट हो रहा है, इस पे इतने यूट्यूब चैनल पे इतने वीडियो आ रहे हैं, वो देखना ज़्यादा जरूरी है कि इन सब टॉपिक में से अगर कोई एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है या कुछ बताया जा रहा है तो उसको देखना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए आजकल हमारी पढ़ाई ओरिएंटेड हो चुकी है सोशल मीडिया, है ना, हम चाह के भी उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको नेग्लेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, उसको आप अपने हेल्प में लाइए, ताकि वो आप उसको अपने डेवलपमेंट के ही हेल्प में लाइए और उसको देख के उस वहां से ही चीजें लेके आप उस आगे बढ़िए और सीखिए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हम भाई अब यूट्यूब चलाएंगे ही नहीं, मोबाइल चलाएंगे नहीं, हम तो पढ़ते रहेंगे, तो आधे से ज्यादा नॉलेज है तो आप वैसे ही हट जाएंगे। क्योंकि अब जमाना बुकिश नॉलेज का नहीं है, अब जमाना है टेक्नोलॉजी का, है ना। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा, हम टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा आज की कंट्री में। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है तो पहला जो पॉइंट हमने देखा था कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, तो उसके इसमें क्या क्या पॉइंट है जो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री में हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या क्या होगा वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। तो देखिए इंडियन कल्चर में हमें देखिए बेसिकली क्या पढ़ना है ना, एकदम जो एकदम कहते हैं ना कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, चलिए साइलेंट एस्पेक्ट छोड़िए, आर्ट फॉर्म्स पढ़ने हैं, है ना। आर्ट फॉर्म्स कौन कौन से आर्ट उस टाइम पे मिलते थे। अब ये देखिए साइलेंट एस्पेक्ट के चक्कर में अगर आप लोग पढ़े तो फिर वो साइलेंट एस्पेक्ट ही खोजते रह जाएगा इंसान, तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं, जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस उसको लिखिए। आर्ट फॉर्म्स पढ़ने हैं, लिटरेचर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे प्री में मेंस में बोथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देन हमें पढ़ना है आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। एंशिएंट टू मॉडर्न का मतलब एंशिएंट का भी पढ़ना है, मिडिवल का भी पढ़ना है, मॉडर्न का भी पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। इस टॉपिक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, पता है क्या, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ स्टडी IQ का आर्ट एंड कल्चर का जो बुक है वो बहुत ही बेहतरीन बुक है और बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि देखो मैंने उनकी भी देखी है, वो जो अपने एक हैं नितिन सिंघानिया सर, उनकी भी देखी है और बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी मैंने देखे हैं, बट मैंने NCERT भी मैं देख चुकी हूँ। लेकिन मुझे ना स्टडी ये जो स्टडी IQ जो भी है उसका जो करंट अफेयर का बुक है ना, वो बहुत ही देखो 300-350 पेज का है, और उसमें भी ना बहुत वो कंसाइज करके बहुत फैक्चुअल चीजें और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बताया है। और इसमें ना इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि हम 800 पेज का बुक ही पढ़े जा रहे हैं, इतना भी ये मतलब इतना भी ये क्या नंबर देने वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो हर इन चीज को ना उतना ही इज्जत दीजिए जितना वो आपको दे सकता है। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे कि उसमें आपको ऐसे ऐसे चीज मिलेंगे जो आपको प्री में भी बहुत हेल्प करेंगे, मेंस में भी बहुत हेल्प करेंगे, तो उसके लिए चलिए आप 1000 पेज पढ़ भी लिए तो चलेगा, है ना। अब ये आपको 5 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन देगा ही देगा, मतलब प्री में तो आपको 5 क्वेश्चन क्या 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दे तो ही बहुत बड़ी बात है, मेंस में आपको हद से हद 1 क्वेश्चन देगा। तो इसके लिए बताओ 700 पेज पढ़ना कहीं से अच्छा लग रहा है। तो इसकी इतनी औकात है कि भाई 300 200 पेज इसके लिए पढ़ा जाए, बहुत बड़ी बात है ना। चलो आगे तुम्हारी मर्जी भाई, तुमको जो भी सोर्स अच्छा लगता हो, अगर आप पहले से किसी चीज पे डिपेंडेंट है या पहले से कोई नोट सोर्स बना के रखा है उसी को पढ़ना चाहते हो तो वही पढ़ो, है ना। इसको मतलब मेरा कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि अब ऐसा नहीं है कि पूरा इस पे रिसर्च ही कर डाल रहे हैं कि पूरा आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ते जा रहे हैं, उसी में PhD कर लिए बाकी सारा खत्म, वो नहीं करना है। आगे चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे ये सारी बातें फर्स्ट पेपर की हो रही हैं, GS के फर्स्ट पेपर की। ओके चलिए फिर क्या आता है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटी एंड इशू, है ना। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है हमें कब से, 18th सेंचुरी से। कब से, 18th सेंचुरी से हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और आज तक, है ना।
और इसमें हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी एंड इश्यूज, इवेंट, पर्सनालिटी एंड इश्यूज। अब क्या है, अब कौन सा, देखो 18th सेंचुरी का मतलब तो ये हो गया कि भाई जब से अंग्रेज आए इंडिया में, थोड़ा सा आना एंट्री अपना चालू किए थे, जब से थोड़ा सा मतलब अपना इन्फ्लुएंस डालना चालू किए थे इंडिया पे, तब से लेके हमको पढ़ना है ना। लेकिन अब प्रेजेंट तक पढ़ना है, और इसमें और लिख दिया है ये कि भाई सिग्निफिकेंट इवेंट्स भी पढ़ने हैं, पर्सनालिटी भी पढ़ने हैं, तो इशू भी पढ़ना है। अब क्या हो गया, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सीधी सीधी बात है, आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक, ब्लैक स्वॉन की जो पब्लिकेशन की आती है वही, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना इसमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, है ना। इसमें 18th सेंचुरी से लेके पूरा ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या क्या होता है, कैसे अंग्रेज आए, कैसे बक्सर का। अब सिग्निफिकेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि पहले तो अंग्रेज आए, फिर कर्नाटक के जो 4 वॉर हुए वो हुए, फिर मैसूर के वॉर हुए, फिर जितने सारे वॉर हुए, ये सारे इवेंट ही तो हैं, और क्या है बताओ। सारे इतने सारे वॉर हुए, फिर उसके बाद अंग्रेजों का फिर अपना प्लासी, वॉर ऑफ प्लासी हुआ, फिर वॉर ऑफ बक्सर हो गया, फिर आप अंग्रेजों का पूरा डोमिनेशन हो गया इंडिया पे, फिर बहुत सारी छोटी छोटी जो ट्राइबल रेवोल्यूशन हुआ वो हुआ, उसके बाद अपना 1857 का इवेंट हो गया, है ना। उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे और लोग आने लगे, फिर अपना स्वदेशी मूवमेंट हो गया। ये सब क्या है, ये सब सिग्निफिकेंट इवेंट्स ही तो है, ये सब इवेंट्स ही तो हैं, और क्या है। अब इन सारे इवेंट्स, अब पर्सनालिटी का मतलब क्या हो गया। अच्छा, हाँ मैम पता चल गया सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट इवेंट यही होते हैं कि जो मतलब 18th सेंचुरी से लेके आज तक में जो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, आज तक का तो छोड़ दो, तुम स्वतंत्रता तक ही पढ़ लो, वही बहुत बड़ी बात है ना, उससे ही तुम्हारा क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। तो स्वतंत्रता तक में क्या हो गया कि मतलब अब गांधी जी इंडिया में आ गए, चंपारण कर लिया, खेड़ा कर लिया, अहमदाबाद मिल का जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको सॉल्व कर दिया, और अपना 60 सत्याग्रह कर लिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर लिया, चौरा चौरी कांड कर लिया, एंड फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कर लिया, है ना। फिर अपने बहुत क्रिप्स मिशन, बहुत सारे मिशन आ गए इंडिया में। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उसमें इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्व था। फिर आपका खलीफत मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे इवेंट्स ही तो हैं, यही तो पढ़ना है हमें। ये सारे पढ़ने हमें कहाँ से कवर हो जाएंगे, अपने स्पेक्ट्रम की बुक से कवर हो जाएंगे। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक है, छोटी सी, कहेंगे तो मैं एक बुक लिस्ट भी बना दूंगी यूपीएससी के एग्जामिनेशन की, पूरी की पूरी बुक लिस्ट विद फोटो, कि भाई आपको मार्केट में भी खोजने में परेशानी ना हो कि हाय उसका कवर कैसा होता है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं है, ये भी कोई रोने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं लगा दूंगी। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, है ना। दूसरा क्या हो गया पॉइंट, अब पर्सनालिटीज पढ़नी है। पर्सनालिटीज कहाँ से पढ़ेंगे मैम, ये क्या होता है, किन कौन सी पर्सनालिटीज पढ़नी है। गांधी जी तो हमें पता है, बाकी सारे तो पर्सनालिटी देखो यही इवेंट से निकल के आएंगे, इसी इवेंट से निकल के आएंगी पर्सनालिटी। अब इतने सारे मैंने इवेंट बताए, इस इवेंट में कौन एकदम प्रोमिनेंट लीडर था, किसने लीड किया, है ना। कौन, और कौन अंग्रेज का ऐसा पर्सनालिटी थी जिसने सप्रेस किया, है ना। बस उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे मान लो एक रिवोल्ट हुआ, ये रिवोल्ट का लीडर कौन था, ये रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट हो गया भाई। अब रिवोल्ट का लीडर, रिवोल्ट क्या हो गया तुम्हारा, इवेंट हो गया। रिवोल्ट का लीडर कौन था, ये होगी पर्सनालिटी। रिवोल्ट को सप्रेस कौन किया, ये होगी पर्सनालिटी। और रिवोल्ट क्यों हुआ, ये हो गया इशू। क्या हो गया, ये हो गया इशू। तो ये सारी तीनों तीनों बातें आप लोगों को आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई क्या क्या मतलब होता है, कि किसका क्या क्या हिसाब है, कि क्या होता है रिवॉल्ट, क्या होता है पर्सनालिटी, क्या होता है इवेंट, क्या होता है ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आप लोगों को पता चल गई होगी अच्छे से, है ना। कि तो पता चल गया ना कि इवेंट में क्या पढ़ना है हमें, पर्सनालिटी में क्या पढ़ना है हमें, और इशू में क्या पढ़ना है ना। 18th सेंचुरी से पढ़ना है, मॉडर्न तक, मॉडर्न टाइम तक पढ़ना है। ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बुक से, जो कि स्पेक्ट्रम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ब्लैक स्वॉन की आती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडियन। देखो अब इसमें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिख दिया है जो कि 18th सेंचुरी के हो। अब देखो इवेंट्स का नाम भी लिख दिया है, क्या
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, है ना। फिर आपका ये हो गया नेशनल बाउंड्रीज के बारे में, फिर कॉलोनाइजेशन, फिर डीकॉलोनाइजेशन, कैसे भाई डीकॉलोनाइज कैसे हुआ, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटीज, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री का हमें इवेंट पढ़ना है 18th सेंचुरी से, 18th सेंचुरी में जो जो इवेंट्स हुए थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखो, अब हमें ये नहीं सोचना है कि हाय हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी अब तुम सोचोगे हमें एक ऐसी बुक मिल जाए जहाँ से हमें ये सारी चीजें पढ़ लूँ और सारा काम हो जाए। तो ये तो ऐसा तो हो सकता है कि या तो तुम किसी कोचिंग का मटेरियल ले लो, है ना। नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी भी उठा रहे हो ना, तो भी आपको कम से कम 4 जगह जाना पड़ेगा, तभी आपको चीजें मिलेंगी। तो या तो कि तुम किसी कोचिंग का मटेरियल ले लो, या तो कि तुम यूट्यूब पे वीडियो देख लो और यहाँ से सेल्फ नोट्स बना लो इन सब चीजों के, है ना। देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने का सबसे बेहतरीन चीज क्या होता है, एक आप उस पर इंट्रोडक्शन लिखो कि उसका मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन क्या हो गया कि उसका मतलब क्या है, फिर क्यों हुआ, जरूरत क्या थी इसको, भाई ये रिवॉल्यूशन या ये वर्ल्ड वॉर होने की जरूरत क्या थी, इसमें क्या मेजर पॉइंट थे। जैसे वर्ल्ड वॉर है तो इसमें कौन कौन सी पार्टियां इन्वॉल्व थी, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो इसमें मेजर क्या क्या पॉइंट थे, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, है ना, इसका इफेक्ट क्या हुआ, और फिर इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी, क्या क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बेनिफिट क्या क्या हो गए, लॉस क्या क्या हो गए, दैट्स इट, बस बात खत्म, लिख लो इतना इतना करके कहानी खत्म। नहीं तो देखो, अगर तुम एक एक पॉइंट पे पढ़ने अगर जाओगे ना, तुम्हें भाई साहब कम से कम 1000 पेजों की रिसर्च पड़ी हुई है इसमें, बताओ। तो इतना पढ़ के पीएचडी नहीं करना है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कितने आते हैं, प्री में देखो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा हार्डली। तो जो भी टॉपिक जितने क्वेश्चन आपको दे रहा है वहां से उतनी ही चीजें लीजिए। अब जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमें पढ़ना है बहुत तगड़े तरीके से, है ना। ये अपना फ्रीडम स्ट्रगल है, यहाँ से बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, ये हमें पढ़ना है अच्छे से। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ से भी तगड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते हैं कि तुमको पूरी 1000-2000 पेज पढ़ना पड़ जाए, वो जरूरी नहीं है। और देखो, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको पढ़ना है। ये मत सोचो कि आपको कोई रूमाल के जैसा पतला और उतना ही चौड़ा नोट्स मिल जाएगा और आप पढ़ के यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप कम से कम ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कम से कम भाई साहब 1000 से 5000 पेज पढ़ना ही पड़ेगा। उतने पेज अगर आपको याद है, मैं पूरे जीएस का बता रही हूँ, है ना, उतना पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे अब इतना तुम मत सोचो कि मैं जियोग्राफी इतना शॉर्ट कर लूंगा, इतना शॉर्ट कर लूंगा कि 2 पेज में ला दूंगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, वो दिन कभी नहीं आने वाला है। वो दिन आएगा उसी दिन जब आप एक सब्जेक्ट के मल्टीपल रिवाइज कम से कम 1000 टाइम रिवाइज कर देंगे, तब वो पेज आएगा, वो 2 पेज का पेज आएगा रिवीजन के लिए, और वो सिर्फ आप ही को समझ में आएगा और पूरी दुनिया को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हर इंसान का अपना रोल है ना, हर इंसान को अपना संघर्ष करना है। तो इतना सोच लो कि इतना तो पढ़ना ही है। अभी इससे कोताही नहीं कह रहे, नहीं हमको तो 5 पेज का मिल जाता हर सब्जेक्ट का, तो हम पढ़ के यूपीएससी निकाल देते, और हम फिर टेलीग्राम यूट्यूब पे 5 पेज 10 पेज का नोट्स खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, और लोग आजकल बरगलाने वाले बरगलाए जा रहे हैं आप लोगों को। तो वो सब हिसाब नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है, और ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। अपनी चीजें तैयार करिए, अपना रिसर्च खुद करिए, अपनी चीजें तैयार करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए और सेलेक्ट होइए, बस सीधा सा हिसाब। बहुत बकवास में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ से फिर ये देखो, हमें वर्ल्ड वॉर पढ़ना पड़ेगा, देन हमें ये नेशनल बाउंड्रीज पढ़नी पड़ेगी, फिर ये कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, डी कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, फिर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं कि कम्युनलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, एटसेट्रा। का मतलब कि जैसे फांसीवाद हो गया था उसमें, है ना, फासिज्म हो गया था। और जैसे हमारा जो पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो हमारे इंडिया में क्या है, वो सब चीजों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, इट्स various stages and important contribution from the different part of the country, post independent consolidation and the reorganization within the country, है ना। तो देखो, ये फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है कि कौन फ्रीडम स्ट्रगल कौन कौन किया, इसमें किसने किसने कंट्रीब्यूट किया, है ना।
फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम, उसके बाद फिर क्या कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में रीऑर्गेनाइज किया गया और कौन कौन सी चीज़ें कंट्री में हुई, है ना। तो यहाँ से हमें चीज़ें पढ़नी है, ये भी हमारी कवर हो जाएगी अपनी मॉडर्न इंडिया की बुक से, जो कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की बुक से ये वाले पॉइंट भी हमारे हो जाएंगे कवर, कम से कम नहीं तो 75%, है ना। 75% यहाँ से कवर हो जाएंगे। और जो 25% कवर आपको करना है ना, तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंस का देखिए और वहां से निकालिए टॉपिक और उसको ही कवर करते जाइए, बस सीधा सीधा। देखो ये सब चीजें ना हम लोगों को कोई ऐसे एक्सप्लेन करके बताया नहीं, हम अपना कोई अपना कोचिंग खोलिया, कोई अपना कुछ खोलिया, तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुम पढ़े जा रहे हो ना, तुम्हें समझ क्या कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना, उसे समझ के हम क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्लियर क्लियर चीजें बताने वाले लोग बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहुत क्लियर कट बताने वाले बहुत कम लोग हैं, और वहां तक लोग पहुंच भी बहुत कम पाते हैं। वो भी बात है कि वैसे लोगों के पास पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है ना। लोग फालतू चीजों पे डांस कर रहे हैं, इतनी इतनी वीडियो आ रही है और इतने इतने व्यू जा रहे हैं, सब चीज जा रहे हैं, और अच्छी चीजें जो कर रहा है उसके कोई व्यू ही नहीं, कुछ ही नहीं भाई उसका, चलो, और सारी दुनिया बेरोजगार होके घूम रही है ना। तो वैसा काम नहीं चलेगा। यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं अपना जो वो बुक है अपनी मॉडर्न इंडिया की, उससे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हमें इंडियन सोसाइटी में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी के बुक में हमें टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी का फीचर पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी का फीचर एंड डाइवर्सिटी। एनसीईआरटी की बुक आती है इंडियन सोसाइटी के क्लास 11th 12th कवर। देखो राम आहूजा की भी बुक आती है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो राम आहूजा की बुक एक बार पढ़ सकते हैं। देखो पढ़ तो इंग्लिश मीडियम वाले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उसको ना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। और हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सजेस्ट इसलिए करूंगी कि उनको कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा उस बुक से उनको कंटेंट बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है ना। उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ है इंडियन सोसाइटी पे। अब अगर ये वाला टॉपिक तुम्हें कहीं ना भी मिले, मान लो एनसीईआरटी में नहीं भी मिला, गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए, वहां से अपने नोट्स बना लीजिए, है ना। रोना नहीं है कि नहीं मिल रहा है, क्या करें मैम, यहाँ से तो मिला, ये सब करना नहीं है। आपको अगर बहुत परेशानी हो रही है, आप कमेंट करिए कि मैम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए, एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, है ना। मैं वो करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करने की 110% कोशिश करूंगी। लेकिन देखो यार, खुद रोना नहीं है, जो मिले उसको खोजो, जो नहीं मिले उसको मांगो, कहानी खत्म, पढ़ो और निकलो, बस यही है, बस यही समझ लो है जीवन। और उसमें रोने गाने वाला सिस्टम अपने जीवन में जितना कम रखो उतना बेहतर है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें सोशल एम्पावरमेंट पढ़ना है, कम्युनलिज्म पढ़ना है, एंड रीजनलिज्म पढ़ना है, सेकुलरिज्म पढ़ना है। तो देखो ये अब सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब वो पढ़ना है ना। सोशल एम्पावरमेंट पढ़ना है कि सोशली कैसे एम्पावर लोगों को किया जा रहा है। ये वाला टॉपिक तो मुझे लगता है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एंड ये सारे टॉपिक आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये पढ़ना है। देन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, कि पॉपुलेशन क्या है, कितना है, कौन सी कंट्री में, कौन भारत के हर भाग में क्या है, उससे एसोसिएटेड इशू क्या है। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे यंग लोगों की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है ना, तो ज़्यादा ही राइज हो रहा है। फिर जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी खपत ज़्यादा हो रही है, कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी है। तो ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं, पॉवर्टी पढ़ने हैं, डेवलपमेंट इशू पढ़ना है, अर्बनाइजेशन पढ़ना है, प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज पढ़ना है ना, कि इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम एंड उनकी क्या क्या रेमेडीज होगी वो पढ़ना है, कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, पहले तो प्रॉब्लम देख लो, और प्रॉब्लम से के बाद उसकी रेमेडी क्या होगी वो देख लो, प्रॉब्लम के बाद उसकी रेमेडी क्या होगी वो देख लेना है ना। ये आप लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक से। अगर एनसीईआरटी की बुक में सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, आप सीधे गूगल पे जाइए, टॉपिक सर्च करिए फॉर यूपीएससी लिखिए, 100 कंटेंट आपको मिल जाएंगे। वहां से भी अगर आप नहीं छाट पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं अच्छे से नोट्स बना पा रहे हैं, देन बहुत सारे यूपीएससी के कोचिंग के वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट पे जाइए, आपको हर पूरा सिलेबस एक्सप्लेन मिलेगा। वहां से भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मैम ये टॉपिक को पढ़ा दीजिए, टॉपिक वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज बोलो। सब्जेक्ट वाइज तो मैं कवर कराऊंगी ही, बट तुम टॉपिक वाइज बोलो कि मैम ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, मैम ये टॉपिक का पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, मैम ये टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, मैम अवेलेबल रहेंगी, मैम करा देंगी, है ना। ये वाला काम तो आप लोगों का यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है जियोग्राफी।
जियोग्राफी के लिए बेस्ट जो सोर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बताऊंगी क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी। इससे बेहतरीन और अपना एटलस, एटलस जिंदाबाद, है ना, एटलस जिंदाबाद। और इससे बेहतरीन नोट्स कोई है नहीं, इससे बेहतरीन पॉइंट कोई भी नहीं है जियोग्राफी को क्रिएट करने का। मतलब देखो है तो बहुत सारे, लेकिन जब कम पढ़ के आपका दिमाग, आपका काम निकल जा रहा है, फिर हम क्यों पीएचडी करने जाए भाई, हमें और सारी चीजें तो पढ़नी है इतनी। अभी हमें देखो पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इकोलॉजी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़ना है, कितनी सारी चीजें तो पढ़नी है, सिर्फ जियोग्राफी थोड़ी पढ़नी है, वो बात है। चलिए देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज across the world including South Asia and the Indian subcontinent, factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industry of various part of the world, है ना। तो देखो अब इसमें क्या आ गया कि हमें पहले तो पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो पढ़ना है। और हम जियोग्राफी कहाँ से चालू करते हैं, हम जियोग्राफी चालू करेंगे धरती कैसे बनी, सौरमंडल कैसे बना, है ना, सोलर सिस्टम कैसे बना। फर्जीबाजी नहीं करना है अपनी पढ़ाई के साथ, सिलेबस में जो पॉइंट जैसे लिखा है उसको वैसे ही तैयार कर लो। यहाँ कोई ये नहीं है तुम बच्चे, ये नहीं कि पूरे बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक का इसी तैयारी में पढ़ लेना है, तो फिर 10 साल लग भी जाएगा पढ़ते पढ़ते। पढ़ तो लोगे लेकिन फिर समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। जो जो पॉइंट जैसे जैसे लिखा है उसको वैसे वैसे पढ़ लेना कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की ये नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है कि वर्ल्ड में, साउथ एशिया में और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कैसे कैसे है। पहले ये कंप्लीट कर लो, पहले इसको तैयार करो, सीधे सीधे एक पॉइंट को तैयार करो। हाँ भाई ये पहले तो देख लो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, उसको लिख लो, कहाँ कहाँ मिलते हैं वो पूरे वर्ल्ड में लिख लो, साउथ एशिया में लिख लो, वर्ल्ड में लिखोगे साउथ एशिया में आ जाएगा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ मिलते हैं वो लिख लो। अब देखो फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबल है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर का जो लोकेशन होता है उसके लिए, तो ये वाला पॉइंट आप कवर कर लीजिए कि भाई क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो इस तरीके से पढ़िए। आगे देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड एंड फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड फिजिकल जियोग्राफी एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक इसके लिए बेस्ट है, सिर्फ उसको पढ़िए, ये वाला पॉइंट आपका एकदम कवर हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये भी सोच लो, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना। तो क्लास 11th की जो फिजिकल जियोग्राफी है उसको तो एकदम कायदे से पढ़ लो। और यकीन मानो अगर आप लोग स्कूल लेवल में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो ना, तो क्लास 11th की जियोग्राफी पढ़ने में हवा छूट जाएगी, एकदम पसीने छूट जाएंगे आपके, इतनी तगड़ी बुक है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फेनोमेना, अर्थक्वेक क्या है, कैसे है, कहाँ आता है, कौन कौन से इसके जोन है, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल फीचर एंड देयर लोकेशन, चैलेंज ऑफ क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर, है ना। ये सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, ये भी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। यहाँ जो जब हम साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड एंड इसमें जाएंगे ना, तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा एंड ये कवर हो जाएगा आपका जो क्लास 12th की जियोग्राफी है, क्लास 12th की जो शायद इंडियन जियोग्राफी करके ऐसे एक बुक है, वहां से ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और वर्ल्ड के बारे में आपको देखना है अगर, तो एटलेस से देख लीजिए, वहां से कवर हो जाएगी। नहीं तो अन अकेडमी पे एक बहुत अच्छे टीचर हैं सुदर्शन गुजर करके, उनकी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होती है और बहुत अच्छे से, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप वहां से देख लीजिए। आप वहां से देख के ये सारी चीजों को अपने हैंड नोट अपने बनाइए, है ना, अपने हैंड नोट बनाओ, क्योंकि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अपनी जैसे जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे ना कि हर सब्जेक्ट की एक बुक, एक नोटबुक होती थी, वो उस नोटबुक पे हम उसको सब्जेक्ट को लिखते थे, सेम वही काम यहाँ पे करो, तभी सिलेक्शन होगा। बाकी किसी चीज से कुछ सिलेक्शन नहीं होगा, ज्ञान तुमको मिल जाएगा दुनिया भर का, इम्प्लीमेंट तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यही होगा जीवन में। तो वो नहीं करना है, इसको सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में और सही गाइडलाइन में आपको पढ़ना है। चलो, तो ये हमारा हो गया जियोग्राफी का चैप्टर खत्म। अब आ जाता है हमारा जनरल स्टडी का पेपर सेकंड, जिसमें कि हमें पढ़ना है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। 250 मार्क्स का क्वालिफाई करना है, पास करना है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे अपने रैंक आने में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से हमें क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ चलो,
वो हम देख लेते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से क्या पढ़ना है। तो पहले संविधान की बुक यहाँ पे लिख दी गई है, देख लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडर प्रिपेयरिंग इवोल्यूशन फीचर अमेंडमेंट साइलेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। कहाँ से पढ़ना है? पढ़ना है हमें लक्ष्मीकांत जी के बुक से। नहीं तो बेयर एक्ट भी आता है यार, देखो बहुत लोग बेयर एक्ट तुम्हें सजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं तो भाई सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं कहूंगी ये सारी चीजें देखो, ये तो तुम ये वाला जो टॉपिक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ अंडर 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 प्लानिंग इवोल्यूशन फीचर एंड अमेंडमेंट साइलेंट फीचर प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारे जो पॉइंट है ना, ये तो तुम थोड़े से देखो, जब तुम एंशियंट हिस्ट्री, अरे सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री जब अच्छे से पढ़ोगे ना, तो यहाँ की तुमको बहुत सारी चीजों का बैकग्राउंड वहीं से दिख जाएगा। हालांकि कोर पॉलिटी नहीं दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड दिख जाएगा कि कहाँ से ये सारे प्रोविजन आए हैं। बाकी आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाइए, वहां से पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका मॉडल आंसर देखने की कोशिश करिए, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। अब देखो, अब इसमें क्या है ना, आपको सिग्निफिकेंस पॉइंट बता रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि लक्ष्मीकांत की बुक है अब हम उसी को लपेटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर नहीं। ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये वाला चैप्टर निकालो और इसको पढ़ के खत्म करो, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो। देन इशू एंड चैलेंज पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या इशू है, क्या चैलेंजेस है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको पढ़ के खत्म करो, है ना। उसके बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फिनांस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंज देयर इन। ओके, अब ये टॉपिक को पढ़ के खत्म करो कि लोकल लेवल पे जो फिनांस और पावर की जो डिवोल्यूशन होता है, इसमें क्या क्या चैलेंज आते हैं, उसको पढ़ के आप खत्म करो लक्ष्मीकांत की बुक से। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, तो इसको आप पंचायत वाले चैप्टर से पढ़ सकते हो, म्यूनसिपैलिटी वाले चैप्टर जो है अपना उससे पढ़ सकते हो। और कुछ एक चैप्टर आया है जिसमें कि यूनियन एंड स्टेट रिलेशन है, तो उसमें भी ये चैप्टर कहीं पे दिया हुआ है, अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ, वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, इसको पढ़ना है। देन कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम with that of the other country parliament and state legislature structure, function, conduct of business, power and privileges and issues arising out of these, है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठा लिया, अब हम उसको पढ़ते जाते हैं। अब हमें समझ ही नहीं कि हमको पढ़ना है क्या, इस हमको असल में क्या पढ़ना है ना। तो असल में हमको पढ़नी होती है यही सारी चीजें कि कंपैरिजन ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे कि तुम फंडामेंटल राइट भी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी कंपैरिजन करके बताएगा कि भाई देखो इंडिया में ये ऐसे ऐसे है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे है। अब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताएगा कि इंडिया के राष्ट्रपति का देखो ऐसे ऐसे चुनाव होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसे ऐसे चुनाव होता है ना। तो ये कंपैरिजन ही तो हो गया, और क्या हो गया। तो वही हमको पढ़ना है, तो वो इसके लिए कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, लेकिन वो हर चैप्टर के अंदर वो चीज मर्ज की हुई है, तो आपको वहां से उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये अगर क्वेश्चन भी आता है ना, तो इसी तरीके का आता है कि मतलब इंडियन जैसे कि ऐसे आ जाएगा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अपने इंडिया में तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ है, अमेरिका में है। कंपैरिजन ही तो पूछ लिया। अब कंपैरिजन, अब ये कहाँ से पता चलेगा हमें, ये पता चलेगा हमें बुक पढ़ने से, है ना। जब हम बुक पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। आगे आगे देखिए, आगे क्या होता है। आगे ये बताया गया है कि स्ट्रक्चर, organization and the function of the executive and judiciary, ministry of and department of the government, pressure groups, formal informal association and their role in the polity। ये तो लक्ष्मीकांत की बुक में एकदम स्पष्ट चैप्टर दिया गया है, वहां से कवर कर लीजिए, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। अपना एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है और जुडिशरी क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ के बताना है, हम पढ़ के बता देंगे उस बुक से। आगे देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल है क्या, वोट।
वोट में कौन सी पार्टी कैसे करेगी, कौन सा मिनिस्टर कैसे करेगा, किस मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी पब्लिक का क्या डिमांड पूरा करना है, नहीं करना है, क्या क्या फ्यूचर कौन बना सकता है, ये सारे फीचर आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आपको चाहे जहां से मिले, चाहे जहां से मिले, आपको करना है कंप्लीट। क्या करना है? कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जिसमें पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटरी, रेगुलेटरी एंड द वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी का अपॉइंटमेंट। अब इसमें क्या है? प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अपना हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, कैग के ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल, ये सारे लोग आ गए, है ना। इन सब का क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट करना है, नहीं करना है, इनके क्या क्या हैं, कैसे किसके थ्रू अपॉइंटमेंट होंगे, कौन इनको हटाएगा, किनकी, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बहुत सारे, बहुत सारी पोस्ट आ गई ना, जितनी भी इंडिया में अच्छी ए ग्रेड की पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट इसमें आ गई, और वो सारी पोस्ट मेंशन है अपने लक्ष्मीकांत के बुक में। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि एक पोस्ट की पूरी, जैसे कि अब अटॉर्नी जनरल एक टॉपिक, एक वहां पे चैप्टर है, गवर्नर एक चैप्टर है, प्रेसिडेंट एक चैप्टर है, सीएम एक चैप्टर है, पीएम एक चैप्टर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक चैप्टर है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, मतलब हाई कोर्ट ऑफ, जज ऑफ हाई कोर्ट एक चैप्टर है ना। फिर आपका कैग का पूरा चैप्टर है, इलेक्शन कमीशन का पूरा चैप्टर है, पंचायत का पूरा चैप्टर है, म्यूनसिपैलिटी का पूरा चैप्टर है। तो वो सारी चीजें हैं। और फिर कुछ स्टूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनके बारे में भी बताया गया है कि कौन कैसे हैं, कि इनका क्या है, कैसे इनका मतलब अपॉइंटमेंट होता है, उनके बारे में भी बताया गया। तो ये वाले यहाँ के तो सारे पॉइंट आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, बट आपको देखना है। आप आज ऐसा करिए ना कि ये सारे पॉइंट आप लक्ष्मीकांत की बुक खोल के बैठ जाइए और वहां पे भाई लिख लीजिए, निशान लगा लीजिए कि क्या क्या हमको कहाँ कहाँ से मिल रहा है। नहीं तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ये सारे फीचर तुम लोग लिख लो, नहीं तो कमेंट में कमेंट कर दो, मैं स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें वो प्रोवाइड करा देती हूँ, पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा देती हूँ, ये पूरे सिलेबस की, है ना। क्योंकि देखो सिलेबस तुम्हें 100 जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिलेबस मिलेगा नहीं, सिलेबस तुम्हें मिलेगा 500 जगह पे, लेकिन वही है कि सिलेबस फिर तुम्हें बताया कैसा गया है, समझाया कैसा गया है। सिलेबस तो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, कई लोगों को सिलेबस ही समझ में नहीं आता है, उनको बुक क्या समझ में आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ, और इतना बड़ा वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है भाई, मुझे मजाक नहीं करना। मैं वैसे भी 4 टॉपिक लिख के 5 मिनट में सिलेबस समझा के यूपीएससी का हट जाती, लेकिन वैसा नहीं करना है कि, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या होता है और उसको कहाँ से कंप्लीट करना है हमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी हमें पढ़ना है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी, करंट अफेयर से लेना है, एंड intervention for the development of various sector and issue arising out of their डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है ये, पूरा गवर्नेंस का जो टॉपिक है पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है। मतलब थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, बट करंट अफेयर से ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। कि देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, तो जो एंशिएंट की मेजर मेजर पॉलिसीज हैं, जैसे कि तुम्हारी ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, है ना, उसमें सारी पॉलिसीज ही तो बनाई जाती थी लोगों के डेवलपमेंट करने के लिए। तो फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ गई, फिर क्या क्या। देखो मैं तो ये कहूंगी ना कि गवर्नेंस के लिए किसी एक अच्छी आईएएस यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लो तुम नोट्स। मैं सजेस्ट करूंगी, चाहे दृष्टि का ले लो, चाहे विजन का ले लो। और तो मुझे कुछ इतना खास लगता नहीं है, और बहुत सारों का तो मैं देखी भी नहीं हूँ, तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाकी तुम ये कर लो, यहाँ से ये कर सकते हो आप लोग कि यहाँ से तुम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लो, उसको पढ़ लो। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये जब चीजें इतनी है ना कि इसको अगर तुम खुद से करने जाओगे तो तुम इसको साल भर करते ही रह जाओगे, ये तुम्हें पता भी नहीं लगने वाला है ना। तो बेहतर यही होगा कि कुछ चीजों का हेल्प ले लिया जाए, और कुछ चीजें जो हमें करनी है वो हम कर लें, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट process and development industry, the role of NGOs, self-help groups, various group and associated donate charities, institutional and other stakeholders। अब ये सर कहाँ से मैम ये वाला टॉपिक कहाँ से कंप्लीट किया जाए कि यहाँ ये एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह के बारे में सब बताया गया है। तो सर आपको ये सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। वही देखो
इसके मल्टीपल सोर्सेस है ना, बट वहां तक आपको जाने की जरूरत क्या है, हमको पढ़ना है यूपीएससी ओरिएंटेड। यूपीएससी की कोचिंग, किसी भी कोचिंग संस्था की एक मटेरियल मंगाइए गवर्नेंस का, और उससे ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिए। ये सारे टॉपिक चलो मान लो कवर भी नहीं हुए, 80% तो कवर होंगे। कोई ऐसी कोचिंग संस्था नहीं है जो आपको ये कह दे कि हम अपने नोट्स में 100% टॉपिक कवर करवाते हैं। कोई ऐसा नहीं, कहने को तो सब कह देगा लेकिन करवाएगा कोई नहीं, है ना। 80% तो कवर होगा, कुछ 20% बचेंगे उसको हम खुद से कर लेंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। वेलफेयर स्कीम्स, करंट अफेयर फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट। देखो वही है स्कीम के बारे में कि वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी बनाई गई है भाई सेंटर और स्टेट के द्वारा, कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके हेल्प के लिए करंट अफेयर से मिलने वाली है हमें। नेक्स्ट, मैकेनिज्म लॉ, ये सब इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन, है ना। कुछ चीजें तो आपको बुक से मिल जाएंगी लक्ष्मीकांत के, जहां से आप ये पूछ लेंगे कि हाँ कौन कौन से ऐसे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जैसे ओबीसी संस्था, एसटी एससी, है ना। एसटी एससी रिजर्वेशन की जो संस्था है, जो कि रिजर्व करती, जो कि ये करती है। उसके बाद कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी बनाई गई हैं अलग अलग, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं उनके बारे में। तो ये सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी। जो नहीं मिलेंगी वो आपको करंट में मिल जाएंगी, है ना। करंट अफेयर जब आप मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपको वहां से चीजें कुछ मिल जाएंगी। तो ये सारे टॉपिक, मतलब मेरा समझाने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में ये रहे कि हमको ये चीजें ऐसे पढ़नी है, कि वेलफेयर स्कीम पढ़ना है किसके लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए, और ये जो सेंटर और स्टेट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और इसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से लॉ हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक स्कीम आ गई वल्नरेबल के लिए, है ना। मान लो कि ओबीसी के लिए आरक्षण का ही है, ये तो एक स्कीम ही है ना। तो इसके लिए कौन सा लॉ प्रोवाइड करवाया गया था, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको मैनेज करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके क्या क्या फीचर हैं, फिर उसको और अच्छा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कुछ जजमेंट दिए हैं, नहीं दिए हैं, क्या किए हैं। तो ये सारी चीजें आपको कुछ बुक से पढ़नी पड़ेंगी, कुछ करंट अफेयर से पढ़नी पड़ेंगी, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको पूरा स्पून फीडिंग करा दिया जाएगा। वो स्पून फीडिंग वाला सिस्टम कोचिंग संस्थाएं करा सकते हैं, वो भी 100% नहीं कराएंगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप लोगों को कंप्लीट करना है टॉपिक ना, तो थोड़ा सा यूट्यूब का मदद लीजिए, और ये सारे टॉपिक अपने यूट्यूब पे वीडियो देखिए, हैंड रिटन, अगर वो पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, उसमें से बहुत ही करेक्ट कुछ अच्छी चीजें निकाल के अपने हैंड नोट में लिख लीजिए। नहीं तो किसी कोचिंग संस्था के मटेरियल को खोजिए, जहां से कि आपको मिल जाए, पूरा मटेरियल एक जगह मिल जाए, वहां से आप पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर आप खुद से खोजना चाहते हैं तो मैं इसका सजेशन दूंगी कि करंट अफेयर से अच्छा बेहतर उपाय इसका कुछ नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़िए, करंट अफेयर में आपको जब स्कीम मिलेगी तो उस स्कीम को कौन रूल करता है, किस लॉ के थ्रू बनाया गया है, और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। लेकिन ये है ना कि ये आपको एक लॉन्ग वे दे देगा, और लॉन्ग वे आप लेने को तो ले लेंगे लेकिन इसमें टाइम बहुत चला जाता है। क्योंकि पता है हम जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो इसमें इतनी चीजें पढ़नी है ना कि आपका कब 3-4 साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलने वाला है। हो सकता है सेलेक्ट होने के बाद इंसान कह दे कि अरे हम तो 6 महीना पहले तैयारी शुरू किए थे, हम 6 महीना पढ़ के टॉप कर दिए। तो वो सब सिस्टम नहीं है, हकीकत में रहिए, जमीन पे रहिए, है ना। सेलेक्ट हो जाए उसके बाद जितना बकवास करना है कर लीजिए, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तक जितना जमीन पे रह सकते हो रह लो, कि भाई पढ़ना है, मेहनत करना है। जो चीजें जहां से इजिली अवेलेबल हों और ऑथेंटिक हो, वो चीज वहां से लेके अपना काम आगे बढ़ाइए। अब ये नहीं कि खुद ही रिसर्च करने निकल गए कि हाँ भाई हम ही चलो हम ही रिसर्च कर डालेंगे सारा, तो फिर मास्टर बन जाओगे, है ना। फिर ऑफिसर नहीं बनोगे, फिर मास्टर बन जाओगे। वही है कि जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ऑफिसर बनता है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वो मास्टर बन जाता है। तो यही है, चलो आगे देखते हैं। इशू relating to the development and management of social sector, service relating to health, education, human resources, issue relating to private poverty and hunger। कहाँ से आएगा ये आ जाएगा आपका करंट अफेयर से, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। और नहीं तो वही दोबारा रिपीट करूंगी, ये अपने सोशल जस्टिस की कोचिंग संस्था की कोई एक बुक लीजिए, नोट लीजिए, और वो नोट से आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है ना। अगर आप कहेंगे कि नहीं और कोई मैम ये बुक है वो बुक है, तो मैम भी बहुत बुक देखी हैं,
और किसी बुक में मुझे इतना एक्यूरेट नहीं मिल गया कोई चीज कि जिसको मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं, और वो ऑथेंटिक भी रहे। सजेस्ट करने को तो कर दूं भाई, है ना, लेकिन ऑथेंटिक भी रहना चाहिए ना, कि भाई हाँ चलो हम वहां से पढ़ रहे हैं तो हमको कम से कम 90% चीजें हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। अब पढ़ने को तो मॉडर्न इंडिया पे हजारों बुक हैं, आप सारे पढ़ते रहिए, फिर सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ दीजिए, फिर कहानियां बताइएगा सबको कि हाँ इन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी थी, इन्होंने वो लड़ाइयाँ लड़ी थी। वो करने की जरूरत नहीं है। बहुत देखो, पढ़ने के लिए हमें ये है कि भाई इजिली हमें जो जो चीजें जहां जहां से अवेलेबल हो जाए हम वहां से लेके पढ़ के निकल जाएंगे, है ना। इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, मतलब हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन और तो ये सारी चीजें क्या है ये। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, सरकारी संस्थाओं के बारे में ही पढ़ना है ना। अब ये थोड़े है कि हम प्राइवेट के बारे में बात कर लेंगे कि अरे प्राइवेट ये वाला हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन, वो नहीं। सरकारी संस्थाएं कैसे काम करती हैं, कैसे होती हैं। जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की बात हो गई कि तो एजुकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है, इसमें एजुकेशन के लिए कैसे कैसे आरक्षण दिया जाता है, फिर ये गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, फिर कौन कौन से इसके डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से ऐसी सर्विसेज हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इसमें इन्वॉल्व है ना, उनको हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। आए दिन करंट अफेयर में ये सब टॉपिक आते रहते हैं, वहां से हमें कवर करना है ये वाले टॉपिक को, है ना। और या तो गवर्नेंस की आप जो नोट्स लिए रहेंगे उसमें उसमें जहां तक मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा तो वहां से आप लोग पढ़ लेंगे कि ये सारे देखो, ये जो गवर्नेंस है, एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंट, एप्लीकेशन, मोड सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। जो नोट्स रहेंगे उसमें यहाँ से तो कम से कम नहीं तो 80% चीजें तो आप लोगों को प्रोवाइड हो ही जाएंगी, है ना। 80% चीजें प्रोवाइड हो जाएंगे। कुछ नहीं प्रोवाइड होती हैं तो उनका टॉपिक वाइज सर्च करिए, वहां से मटेरियल निकालिए, वो लिखिए, क्योंकि एक जगह नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ एक ऐसी चीज मिल जाएगी जहां हमको नहीं मिल जाएगी, तो अगर आप 2.5-3 लाख रुपया दे के एडमिशन भी ले लेंगे यूपीएससी कोचिंग करने के लिए, वहां से भी आपको 100% चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। यही सत्य है ना। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन द डेमोक्रेसी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी, ये कोचिंग मटेरियल से ज़्यादा अच्छा और कहीं एक्सप्लेन नहीं होगा। बाकी रिसर्च सीट बहुत सारी पड़ी, आप रिसर्च करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर के बारे में हम देखते हैं कि आईआर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग रीजन, नेबर होल्ड रिलेशन क्या है, जैसे कि बायलेटरल religion and the global grouping agreements involving India and और affecting Indian interest, है ना। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स, इंडिया और उसके नेबर में जितने भी कंट्री हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है इतने सारे कंट्री हैं, इनके साथ इनका क्या बायलेटरल, जैसे किसी के साथ एक्सरसाइज हो रहा है, किसी के साथ ट्रेड हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें कहाँ से कंप्लीट होंगी, ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी करंट अफेयर की बुक्स, करंट अफेयर के किसी भी मैगजीन से और अपने न्यूज़पेपर से, ये सारी चीजें होंगी कवर। बाकी आप इसके लिए अगर बुक लेना चाहते हैं आईआर के लिए, तो मुझे तो देखो ऐसे मेरे दिमाग में कुछ ऐसी स्पेशल बुक इसके लिए है नहीं अभी। कोचिंग संस्था की अगर आप कोई मटेरियल ले सकते हैं तो ले लीजिए। क्यों मैं कोचिंग संस्था की मटेरियल के बारे में बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि वो ना मतलब क्या वो डेडिकेट होती है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें कंटेंट ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को। अब जैसे बुक जो होती है ना, वो बहुत सारी ऐसी होती है कि वो फिर इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बनी है। अब फिर हम उसमें पढ़े जा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें करे जा रहे हैं, तो मैं उस चीज को सजेस्ट नहीं करूंगी। और बेहतर यही होगा कि आप जो इंडिया एंड इसके रिलेशन, इसके जो नेबरिंग कंट्री है उसके रिलेशनशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो अच्छे तरीके से इसको करंट से समझ लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख के समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो से चीजें बहुत अच्छी तरीके, जैसे अब नेबरिंग कंट्री तो आप मैप में देख के भी समझ जाएंगे, है ना। तो अब ये देख लीजिए कि नहीं भारत और बांग्लादेश का क्या रिलेशन है, यूट्यूब पे एक वीडियो डालिए कि रिलेशनशिप ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इतने अच्छे अच्छे वीडियो आ जाएंगे। एक कोई अच्छा सा वीडियो ले लीजिए, उसको देख लीजिए, उसके कुछ नोट्स बना लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, है ना। आईआर का एक बुक बनाइए, एक अपना नोटबुक बनाइए, उस पे हर जगह का एक नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर से जो चीजें आपको एड ऑन करनी है उनको एड ऑन करते जाइए, यही तरीका होता है ना।
यही, बाकी कहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है आप किसी कोचिंग संस्था में गए या कोई किसी कोचिंग संस्था का मटेरियल खरीद लिए, उसको पढ़ भी लिए, वो सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई, लेकिन आपका उस साल प्री नहीं निकला। अब क्या, दूसरे साल दिए, 2 साल बीत गया, अब वो तो बुक का कहानी भी खत्म हो जाएगा, मतलब भूल भी जाएंगे आप, उतना हेल्पफुल भी नहीं रह जाएगा। और यहाँ इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री का सिनेरियो भी बहुत हद तक बदल चुका रहेगा। जैसे अभी है ना, हमारा पहले मालदीव पे कितना डोमिनेशन था, लेकिन अब तो चाइना का भी हो रहा है, तो सिनेरियो बदला ना। तो वो चीज होती है कि ये चीजें ऐसी है ना कि करेंट से ही ज्यादातर ज्यादा रिलेट करती हैं। इसीलिए आजकल यूपीएससी के एग्जामिनेशन में करंट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आप करंट अफेयर पे फोकस करिए, करंट अफेयर पे फोकस करिए। करंट अफेयर पे फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा करंट अफेयर ही पढ़ते रहिए। ये मतलब नहीं होता है कि 24 घंटा खाली करंट अफेयर लेके बैठे हैं, वही पढ़े जा रहे हैं, वो नहीं करना है। लेकिन हमें एक स्टैटिक इसका समझ लिए, अब उसको करंट से ऐड ऑन करते रहिए, और यही सोल्यूशन है। नेक्स्ट है क्या, इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी and the politics of the development and the developing countries on the Indian interest, Indian diaspora, ओके। इंडियन डायस्पोरा के बारे में हमें पढ़ना है कि इंडियन डायस्पोरा क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और इनका जो पॉलिसी और पॉलिटिक्स का जो डेवलपमेंट होता है डेवलपिंग कंट्री में, वो इंडियन इंटरेस्ट में कैसे इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ओके। ये हमें पढ़ना है मेन। देखो, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसी ही आप पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीजें वहीं से कवर हो जाएंगी। तो अब ये कहाँ से पढ़ेंगे मैम कि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो जैसे जब आप कोई चीजें पढ़ते हो तो आता है ना, WHO आ गया, WTO आ गया, ऐसे G20 आ गया, अभी G20 की समिट हुई थी, G20 आ गया, अपना ये आ गया, सार का क्या आ गया, सार्क है वो, सॉरी सार्क नहीं है, उसका क्या नाम है, अरे जो बहुत सारी जैसे आसियन कंट्री हो गई है ना, और उसका शायद शार्क ही नाम है एक, जो बांग्लादेश चाइना वगैरह ये सारे है, बिम्स्टेक हो गया, अफ्रीकन कंट्री के साथ कुछ इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंस्टीट्यूशन अक्सर न्यूज में आते रहते हैं, अक्सर इनकी समिट एनुअली होती रहती है ना। या तो आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर वहां से ले सकते हैं कि आप पूरा एक कोचिंग संस्था का मटेरियल ले लीजिए, या पूरा एक अपना किसी यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर लीजिए। देखो, ज्यादातर तो मैं यही फोकस करूंगी कि ये सारी संस्थाएं ऐसी है ना, ये सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे है ना, जो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, हमेशा किसी न किसी की मीटिंग कहीं ना कहीं होती रहती है, और हमेशा इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है। जैसे COP24 हो गया, सॉरी COP28 हो गया, अभी हुआ ना सऊदी अरेबिया में, तो ये हो गया। तो ऐसी ये वही सारी ये संस्थाएं हैं जो इनको करती रहती हैं। और इनमें देखो, इनमें इंटरनेशनल रिलेशन ही तो होता है, और क्या होता है, इंटरनेशनल जो मीटिंग होती हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन के थ्रू ही तो होती है, वहां से ही तो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड होता है। अब जैसे अपना UN हो गया है ना, अब जैसे हम अब बहुत बहुत सारी संस्थाओं में हम अपनी सदस्यता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ, इसीलिए कहा जाता है ना, न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट को डेली पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर वो मदद करता है। देखो, IR का तो 70% पोर्शन आप करंट अफेयर से कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के, क्योंकि यहाँ से ना फिर क्वेश्चन भी उसी तरीके के आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ ऐसा एकदम स्टैटिक में आ जाएगा, नहीं, क्वेश्चन भी उसी तरीके के आएंगे कि क्वेश्चन भी एकदम मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं जनरल स्टडी। आगे देखते हैं जनरल स्टडी पेपर 4। आगे क्या देखते हैं, जनरल स्टडी पेपर 3। इसमें क्या आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडी का पेपर 4 है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें क्या पढ़ना है, इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म, सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद फंक्शनिंग लिमिटेशंस, रीवैम्पिंग, इशू ऑफ बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक एंड एनिमल रियरिंग। ओके, तो ये सारे टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ने हैं
अपने इसमें क्या किसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो हम इसको कहाँ से पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे भाई इकोनॉमिक की बुक से। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए ना कि देखो कोर इकोनॉमी तो आप मृणाल सर के वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो टॉपिक हैं कि जैसे सब्सिडी हो गया, फिर एमएसपी हो गया, फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो गया, पीडीएस का जो ऑब्जेक्टिव हो गया, फंक्शनिंग हो गया, फिर उसके बाद आपको बफर स्टॉक हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, टेक्नोलॉजी मिशन हो गया, इकोनॉमी ऑफ एनिमल रियरिंग हो गया। ये सारे टॉपिक ना आपको खुद ब खुद मतलब खुद ब खुद या तो सर्च करके पढ़िए, या तो किसी जैसे रमेश शर्मा की बहुत लोग बुक्स सजेस्ट करते हैं। रमेश रमेश शर्मा नहीं, रमेश सिंह है वो, उनकी बुक बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, तो आप वहां से भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। देन मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो ये सारी चीजें तो ज्योग्राफी से भी कंप्लीट हो जाएंगी, बट वही है कि आगे आपको देखना है डिफरेंट पार्ट ऑफ irrigation and irrigation system, strong transport and making of the agriculture product and issue and related con, constraint and e-technology in the aid of farmers। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब बताओ ये रमेश सिंह की बुक है, उसमें ये ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर आएगा टॉपिक। अब तुम खोजते रहो कि अरे कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, है ना। तो वो वाले चीजें यहाँ पे नहीं हो जाएंगी। तो ये अब जो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ये वाला टॉपिक तो तुम्हारा देखो वहां से ही कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी जो है अपनी ज्योग्राफी वाली बुक वहीं से कंप्लीट हो जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन ज्योग्राफी से कंप्लीट, इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, है ना। ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इकोनॉमिक से। देन हम चलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। ओके, देन food processing and relating industry in the India scope and significance, location upstream and the downstream, requirement, supply chain management। ओके, देन गवर्नमेंट बजटिंग, इन सब मामले में क्या है गवर्नमेंट बजटिंग। देन हमको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड द इशू रिलेटिंग टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा अपने इकोनॉमी वाले चैप्टर में, इफेक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है ना। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक देखो, ये सारे अब ना आपको सेग्रीगेट करके इसमें बता दिया गया है कि इंडियन इकोनॉमी का एक ब्रॉड तो है, लेकिन इसमें फिर छोटे छोटे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके, चलो देन आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम देख लेते हैं, हमें पढ़ना है टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, achievement of the India in the science technology, indigenization of the technology and the developing new technology। then हमें पढ़ना है awareness in the field of IT, space, computer, robotics, non technology, biotechnology and the issue relating to the intellectual property rights, है ना, यहाँ पढ़ना है। then हमें बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है मैम, यहाँ पे पढ़ना है हमें देखो पढ़ना है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट, ये हमें पढ़ना है अपने इस टॉपिक में, किस में, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में, है ना। देन हमें देखो बायोडाइवर्सिटी के लिए और इकोलॉजी के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी शंकर IAS, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर की बुक ही मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे 365 है ना साइंस एंड टेक की, ये पढ़ लीजिए। ये तो मंथली मैगजीन बेस्ट है इसके लिए, साइंस एंड टेक के लिए। मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगी। देखो एक राजीव अग्रहरी सर हैं, उनकी बहुत अच्छी बुक आती है, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप मतलब इतना समय आप इस पे टेक्नोलॉजी पे दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं सिलेबस बताने में घंटे भर का वीडियो बन गया है ना। तो इसको पढ़ने में सोचो क्या होगा। और पढ़ना भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा।
ऐसा तो है नहीं, आपको वो सारी चीजें याद रहनी चाहिए, आपको एग्जामिनेशन में आना चाहिए, उस तरीके से ही हमको पढ़ना है। हमको बहुत यहाँ पे कोई पीएचडी करके मास्टर नहीं बनना है। आगे देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें तो मैं कहूंगी कि प्री में तुम स्किप ही कर दो, वही बेहतर है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसा प्री में आने नहीं वाला है, मेंस में आने वाला है। तो मेंस में हम यहाँ पे किसी बुक का अपना किसी बुक से आप एकदम एक ये ही टॉपिक लीजिए और इसी टॉपिक को पहले तो सारे डिजास्टर देख लो, डिजास्टर हैं कौन कौन से, वॉल्केनो है, फ्लड है, डॉट है ना, अब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है, यही सब तो है डिजास्टर। फिर इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये देख लेते हैं। अभी करंट में तो है ना, करंट अफेयर में देखो हर साल तो न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, ये मतलब ये मेजर्स अपनाए गए, तो तुम भी तो वही मेजर्स अपनाओगे भाई, सेलेक्ट होके जाओगे तो तुम भी लिख लो कि हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में ये मैनेजमेंट किया जाता है, ऐसे ऐसे मैनेजमेंट किया जाता है। कौन सी संस्था है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये सर्च कर लो। हर स्टेट में कौन सी है, मौसम विभाग है, वो क्या क्या राय देता है, क्या क्या बताता है, कैसे किया जाता है, मिलिट्री फोर्सेस का क्या क्या यूज है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम ऐसे पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि एक कहीं से एक मतलब किसी संस्था से एक बुक ले लीजिए, एक नोट ले लीजिए और वहां से पढ़ लीजिए। और बाकी इसका इंडिविजुअल तो मुझे तो देखो पर्सनली कोई सोर्स नहीं लगता। तुम लोगों को अगर सोर्स पता चल रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूंगी उसको जाके दोबारा, है ना। मैं फिर उसका रिव्यू दे दूंगी कि नहीं कैसा है, नहीं है, अच्छा है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में तुम्हें क्या है, क्या पढ़ना है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन द क्रिएटिंग चैलेंज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हमें पढ़ना है ना। उसके बाद लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ द extremism, then security challenges in their management in the border areas, linkage of the organized crime with the टेररिज्म, है ना। अभी ये देखो, ये जो सिक्योरिटी वाला टॉपिक है ना, इसके लिए एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है वो, जहां से इसके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाता है। मुझे अभी उस बुक का नाम याद नहीं है, कोई आईपीएस अधिकारी है, उसी उसी ने वो बुक लिखा हुआ है। मुझे उसका नाम याद नहीं है, मुझे कभी याद आएगा ना तो मैं ये इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगी उस बुक को, आप लोग वहां से देख लेना। नहीं तो कभी अगर बुक पे वीडियो बनाऊंगी तो वो बुक आप लोगों को मैं जरूर सजेस्ट करूंगी। वो मैं अभी नाम भूल रही हूँ उस बुक का, कि उस बुक का क्या नाम है। आप लोग सर्च करोगे ना सिक्योरिटी बुक फॉर यूपीएससी, तो वो बुक पहले ही रिकमेंडेशन में आ जाती है। बहुत अच्छी बुक है वो। तो आप लोग ये वाले जो सिक्योरिटी के टॉपिक है वो वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपना आ गया जनरल स्टडी का पेपर 4, जिसमें हमें इथिक पढ़ना है, इंटीग्रिटी पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है। 250 नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है। उसमें हमें क्या पढ़ना है कि प्रोबिटी ऑफ द गवर्नेंस, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ द गवर्नेंस एंड द probity, information sharing, transparency in the government, right to information, code of ethic, code of conduct, civil citizen charter, work culture, quality of service deliveries, यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ द करप्शन, है ना। तो इन सब चीजों को ही, मतलब देखो इथिक वाले चैप्टर में बेसिकली यही सारे पॉइंट है। इथिक एंड ह्यूमन इंटरफेसेस यही है कि एटीट्यूड एंड द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड द इथिक इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एप्टीट्यूड, कंडक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में उसका फंक्शन क्या है वो पढ़ना है। देन हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ द मोरल थिंकिंग एंड द फिलोसोफर फ्रॉम द इंडिया एंड द वर्ल्ड, देन केस स्टडी एंड द अबव केस स्टडी ऑन द अबव इशू, है ना। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है अपना। ये सब इथिक वाले जो जनरल स्टडी का 4 पेपर है, इथिक वाले चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, तो बेसिकली हमें प्रोबिटी ऑफ द गवर्नेंस पढ़ना है, देन इथिक एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस पढ़ना है, देन हमें पढ़ना है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है, देन हमें पढ़ना है पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड द इथिक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, एटीट्यूड पढ़ना है, सॉरी एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड पढ़ना है, एंड द कंट्रीब्यूशन
इन द मोरल थिंकर्स एंड द फिलोसोफर एंड द केस स्टडी पढ़ना है। देन इसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शनल पेपर, है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा ऑप्शनल पेपर की, ऑप्शनल पेपर कंसिस्ट करता है दो पेपर को और कैंडिडेट जैसा मर्जी चाहे वैसा एक ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं, एक ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं, है ना। ऑप्शनल पेपर के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर ह्यूमैनिटी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिर लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं। यहाँ से स्टूडेंट चाहे तो अपना करंट अफेयर का टॉपिक चूज कर सकते हैं। आज की वीडियो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पे कोई समस्या लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों को मदद करने की जरूर कोशिश करूंगी। मैंने अपनी तरफ से तो देखो बहुत अच्छा समझा दिया है ना। बाकी अगर आपको बुक चाहिए होगा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कि नहीं हमें बुक बता दो कि कौन से बुक से हम इन सारी चीज़ों को तैयार करें, तो मैं एक वीडियो बना दूंगी 10-15 मिनट का, जिसमें कि सारे बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, है ना। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।